हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होना आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज हम भारत के राष्ट्रपति के पार्ट 3 में देखेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस कंडीशन में कैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर स्थिति को संभालते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने भारत के राष्ट्रपति का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद शायद ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो देखिए, हम सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियों में देखेंगे कार्यकारी शक्तियाँ। जैसे हमने आर्टिकल 53 में क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। तो देखिए, यहाँ भी दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में संघ की कार्यपालिका, ये कार्यपालिका किसकी बात कर रहे हैं, संघ की। एक राज्य की भी कार्यपालिका होती है और ये संघ की। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो अनुच्छेद 53 के 1 में। और वही पूछेगा, आप लोग जब राज्य को पढ़िएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो राज्यपाल में होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ये शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा। यानी राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, वो क्या करेगा, उस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे उनके द्वारा भी ये करा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है वे अनुच्छेद 53 में है। अब देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होता है, मंत्री परिषद होता है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, ये जो मंत्री राष्ट्रपति को जो सलाह देता है, इसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री माने जाते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे सदन होता है, सदन तो वो 2 सदन होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। मान लीजिए दोनों से प्रस्ताव पारित हो गया, तो जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति अपना साइन नहीं करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक उसे नियम या कानून नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने भारत सरकार के जो भी शासन संबंधी कार्य हैं, बिना राष्ट्रपति के साइन के, हस्ताक्षर के, वो पूर्ण नहीं माना जाता है, यानी वो लागू ही नहीं होता है। तो सारे काम किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। बिना इनके हस्ताक्षर के कोई भी नियम कानून पारित नहीं हो सकता है। अब देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो वो किसकी नियुक्ति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। पहले जो राष्ट्रपति जो व्यक्ति बनता है वो पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लेता है, जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति इस प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी जो भी मंत्री होते हैं, अगर उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं तो राष्ट्रपति जब चाहें उनको अपने पद से हटा सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी मंत्रीगण होते हैं वो किसके पश्चात पर्यंत, वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। यानी राष्ट्रपति उनको नियुक्त किए हैं तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनको हटा भी सकते हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ होती है। जैसे हमने पीछे देखा कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, तो अब हम देखेंगे। हालांकि राष्ट्रपति के पास और भी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जितना जरूरी था हम लोगों ने देख लिया है। तो अब राष्ट्रपति के पास ये कौन कौन से लेजिस्लेटिव पावर हैं, चलिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं वे संसद की बैठक बुला सकते हैं। जो राज्यसभा और लोकसभा है उसकी बैठक क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और उसका सत्रवसान भी कर सकते हैं, यानी उस बैठक को खत्म भी कर सकते हैं कि ये बैठक कब से कब तक चलेगा। उसका समापन भी कौन कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति। अब कह रहा है कि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी कर सकते हैं। जो लोकसभा होता है उसका भी विघटन कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर देते हैं। और संसद के संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब कि संसद के जो दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनका बैठक एक साथ यानी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और जो ये संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो ये तो केवल राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उनकी अध्यक्षता लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, वो उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो वही यहाँ पर लिखा भी है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं। यानी जो प्रत्येक वर्ष संसद की जो प्रथम अधिवेशन होता है और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद को संबोधित करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से नई सरकार सत्ता में आएगी, तो जो चुनाव के बाद प्रथम लोकसभा की जो बैठक होती है, संसद की जो बैठक होती है, उसको संबोधित राष्ट्रपति ही करते हैं। या फिर हर वर्ष में संसद की जो प्रथम अधिवेशन होता है उसको भी संबोधन करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, संसद में कोई लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यानी संसद में क्या है, कोई विधेयक लंबे समय से है तो ये संसद को संदेश केवल राष्ट्रपति ही भेज सकते हैं कि ये जो इतने समय से कोई विधेयक रुका हुआ है उस पर बात विचार करने के लिए। अब देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकते हैं। देखिए ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई भी पद पर, इन तीनों में किसी का पद अगर खाली है तो राष्ट्रपति अपने मन से क्या कर सकते हैं, सदन के किसी भी सदस्य को अस्थायी तौर पर उनको अध्यक्षता सौंप सकते हैं। या फिर वो लोकसभा के अध्यक्ष का सीट हो, चाहे राज्यसभा के अध्यक्ष का सीट हो, चाहे उपाध्यक्ष का सीट हो, वे संसद के किसी भी सदस्य को सौंप सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है। यानी मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल है, विधेयक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या हो गया है, पारित हो गया है, और उसे राष्ट्रपति के पास क्या किया गया है, भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकते हैं या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया साइन करने के लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति तुरंत अपनी स्वीकृति दे दे, उसे कुछ समय तक अपने पास भी रख सकते हैं। जब उनकी इच्छा होगी
तब वो साइन करके दे सकते हैं। अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। मान लीजिए कि उनको लगेगा कि नहीं, इस विधेयक में जो दोनों सदनों से पारित हुआ है, इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो उस बिल को या विधेयक को फिर से संसद में दोबारा उस पर विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। वे चाहें तो अपने पास भी रख सकते हैं और वे चाहें तो बात विचार करने के लिए लौटा भी सकते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अब देखिए, अपवाद में क्या है, राष्ट्रपति तो सारे बिल को या विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति को क्या करना रहता है, उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। क्योंकि जब ये धन विधेयक लाया जाता है तो पहले ही राष्ट्रपति इस पर अपनी क्या दे चुके होते हैं, अपनी अनुमति, उनसे अनुमति लेकर ही इसको लाया जाता है। लेकिन अब दोबारा उनके पास यही विधेयक जाएगा तो वो इसे क्या कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं या फिर इसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। उन्हें धन विधेयक पर हस्ताक्षर करना होता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या स्वीकृति क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। देखिए, ये जो राज्यपाल होता है राज्य में, ये राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। तो कोई भी ऐसा कंडीशन आता है तो राज्यपाल विधेयक को किसके पास भेजते हैं विचार करने के लिए, राष्ट्रपति के पास। जब ये राज्यपाल राष्ट्रपति के पास कोई बिल या विधेयक भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति तुरंत भी दे देते हैं, नहीं तो कुछ समय के लिए वे अपने पास इस विधेयक को रख लेते हैं, या फिर वो उस विधेयक को यानी बिल को वह तुरंत राज्यपाल को निर्देश देकर दोबारा उस बिल पर यानी विधेयक पर राज्य की विधायिका के पास पुनर्विचार करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि संसद के पास भी वो क्या करते हैं, कोई बिल विधेयक आता है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते थे ना, वैसे ही राज्य में वो किसके पास लौटाएंगे, राज्य विधायिका होगी उसके पास वो लौटा सकते हैं। कह रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार करने के पश्चात, यानी ये जो राज्य की जो विधायिका होती है, अगर राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार करने के लिए भेजते हैं, अगर उसने पुनर्विचार कर लिया, उसके बाद भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब दोबारा अगर राज्य विधायिका ने उस बिल पर या विधेयक पर बात विचार कर लिया और दोबारा इसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार राष्ट्रपति को उस बिल को पास करना पड़ेगा, उस पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करना पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यानी दोबारा भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, यानी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब कि अध्यादेश कब जारी करते हैं राष्ट्रपति, कि ऐसा कंडीशन है कि जब संसद की बैठक नहीं चल रही हो और उस समय कोई मतलब कानून लाना जरूरी हो गया है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश लाते हैं। और वही कह रहा है कि जब संसद की बैठक हो पुनः, तो उसके 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा उस कानून को क्या देना चाहिए, अनुमोदन मिलना चाहिए, जो कि राष्ट्रपति ने संसद के बैठक में नहीं कहा था, उसको ऐसे ही जरूरी में उसको मतलब जारी करना जरूरी हो गया था, तो उस समय राष्ट्रपति ने तो उस कानून को ला दिया, लेकिन जब संसद की बैठक होती है तो वे संसद द्वारा उसको क्या मिलना चाहिए, अनुमोदन मिलना चाहिए। राष्ट्रपति अपना अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। देखिए, ये अध्यादेश कब लाया जाता है, जबकि संसद की बैठक नहीं चल रही हो, तो ये जरूरी समय में अध्यादेश लाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि संसद की बैठक बाद में अगर हुई तो उसमें इस अध्यादेश पर अनुमोदन लिया जाता है और राष्ट्रपति जब चाहे इसको वापस भी ले सकते हैं।
कह रहा है कि अब हमें देखना है राष्ट्रपति के अन्य विधायी कार्य। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पास अन्य और क्या विधायी शक्तियां होती हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कै की बात कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की बात हो रही है यहाँ पर, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो कैग होते हैं वे जो अपनी रिपोर्ट दिए रहते हैं, जो यूपीएससी के जो रिपोर्ट रहता है, चाहे जो उससे संबंधित चीज़ें होती हैं, चाहे वो वित्त आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे अन्य कोई भी रिपोर्ट हो, इन सारी रिपोर्टों को संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की विधायी कार्य हैं। अब देखिए कि अंडमान व निकोबार, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव में शांति, सुशासन व विकास के लिए विनियम बना सकता है। यानी राष्ट्रपति का क्या कार्य है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें शांति और सुशासन बनाए रखने के लिए जो भी नियम हो वो राष्ट्रपति उसमें लागू करवा सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पुद्दुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है। पुद्दुचेरी भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, पर शर्त सिर्फ यह है कि वह तभी ऐसा कर सकता है जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो अथवा निलंबित हो। क्योंकि पुद्दुचेरी में क्या है, विधानसभा, जब वहाँ विधानसभा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी तो होंगे। तो वही कह रहा है कि वहाँ वहाँ राष्ट्रपति कब नियम बना सकते हैं अपने हिसाब से, जबकि वहाँ का विधानसभा का क्या हो, विघटन हो, तभी वे वहाँ के लिए नियम कानून बना सकते हैं। अब हमें देखना है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से वित्तीय शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर्स है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी ये जो धन विधेयक है इसको संसद में लाने से पहले ही किससे अनुमति ली जाती है, राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। तो वही कह रहा है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। अब बताइए, राष्ट्रपति से पहले ही पूछा जा रहा है इस विधेयक को लाने के लिए, तो क्या बाद में राष्ट्रपति इससे नकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इसको अस्वीकृत करते हैं फिर भी वह स्वतः ही पारित हो जाता है, क्योंकि ये धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति लेकर संसद में पेश किया जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकते हैं। देखिए, देश में जो आकस्मिक निधि होता है, जो आपातकाल के समय इसमें क्या होता है, यहाँ से धन निकाला जाता है, इसका नाम ही है आकस्मिक निधि। यानी इसमें जो धन संचय होता है वे कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों के लिए इस धन का संचयन किया जाता है, और इसको निकालने का जो पावर होता है, शक्ति होता है, वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो वही कह रहा है किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए, मान लीजिए विपरीत परिस्थिति है, उस समय देश को इस निधि से जो भी धन निकालना होता है वो राष्ट्रपति उसका उपयोग कर पाते हैं। देखिए, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसको हम लोग केंद्रीय बजट कहते हैं, इस वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखने का शक्ति किसको होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। कह रहा है कि अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। यानी हमें किसी प्रकार की कोई, जैसे मान लीजिए इस आकस्मिक निधि से धन निकालना हो, या फिर कहीं कहीं भी हमें धन की आवश्यकता हो, तो उसकी मांग हमें किससे करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी संचय निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। जो भी कोष निधि होता है देश के पास, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। तो चलिए अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के पास क्या क्या न्यायिक शक्तियाँ होती है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर उनके सिवा अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी इनकी न्यायिक शक्तियों में सम्मिलित है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, चाहे वो राज्य के उच्च न्यायालय हो या फिर हाई कोर्ट, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे देखिए, कह रहे कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के विधिक सलाह भी ले सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि वे उच्चतम न्यायालय से अगर किसी कंडीशन में राष्ट्रपति को निर्णय लेने में उनको लगेगा कि थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति कोई समस्या में है और उनको समाधान चाहिए, तो वे सुप्रीम कोर्ट से तो सलाह ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। कह रहा है कि अनुच्छेद 72 में, कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 72 में किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन या प्राण दंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्या है? न्यायिक शक्तियां है कि वो मान लीजिए कोई व्यक्ति को दोषी करार दे दिया न्यायालय ने, तो उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को जो दंड मिल गया है उसके दंड को कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि किसी व्यक्ति को प्राण दंड यानी मृत्यु दंड मिला हो, तो उसके मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? क्षमा प्रदान कर सकते हैं, उसके मृत्यु को रोक सकते हैं, चाहे वो मृत्यु दंड की सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही क्यों नहीं दिया गया हो। कह रहा है कि राहत और माफी प्रदान कर सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति है जो मृत्यु दंड के सजा को भी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन। आइए देखते हैं। कह रहे यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के क्या आता हो? अंतर्गत आता हो, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अपनी क्षमादान शक्ति प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, सैन्य न्यायालय से दंडित व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं। यानी जो ये सैन्य न्यायालय होता है, यह सेना के किए गए अपराध के लिए ये सैन्य न्यायालय होता है। अगर उससे भी व्यक्ति को सजा मिला है तो उसको कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। कह रहा है कि वे सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्यु दंड हो उसको भी कौन माफ कर सकते हैं? केवल और केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। तो ये हमने देखा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। हमें खासकर आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 को याद रखना है, जो कि राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों से संबंधित है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ कि उन्हें कौन कौन सी सैन्य शक्तियाँ प्राप्त है। कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये राष्ट्रपति कौन होते हैं? जो भारत की जो जल थल वायु सेना है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है जल थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करते हैं। ये तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। और ये जल थल वायु तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे कह रहा है कि संसद की अनुमति से राष्ट्रपति किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। यानी किसी देश से अगर युद्ध छिड़ा है तो उसकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। किसकी अनुमति से? संसद की अनुमति से। और किसी युद्ध को कब समाप्त करना है इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं। देखिए, संविधान में
आर्टिकल 352, 356 और 360 इन तीनों अनुच्छेद में आपातकालीन स्थितियों का वर्णन किया गया है। अब देखिए आपातकाल लगता क्यों है, तो कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अद्वितीय शक्तियां प्रदान की गई है। मान लीजिए कि ये जो आपातकाल कब लाया जाएगा, आपातकाल कब लागू होगा, जब देश की स्थिति क्या होगी, सही नहीं होगी। वो चाहे राज्य की हो सकती है या फिर देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी भी कई कंडीशन में लगाया जाता है। तो वही कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है, जिससे वो विपरीत परिस्थितियों से क्या करें, देश की रक्षा कर सकें। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में दिया गया है। अब 3 परिस्थितियां देखिए कौन कौन सी है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात, यानी राष्ट्रीय आपात कब हम लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। मान लीजिए कि जब कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है देश पर, उस समय हम देश में क्या लगाएंगे, राष्ट्रीय आपात लगाएंगे। या फिर आंतरिक विद्रोह हो गया, सशस्त्र विद्रोह, उस समय हम क्या लगाएंगे, अपने देश में नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। और ये जो राष्ट्रीय आपात है, इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है कि आप किन किन प्रक्रियाओं द्वारा राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। अभी तक भारत में केवल 3 बार ही राष्ट्रीय आपात लागू हुए हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है। एक बार 1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगा था 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय। तीसरी बार ये राष्ट्रीय आपात लगा जब 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब। तो यानी हमारे भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। ये जो राष्ट्रपति शासन है, अब ये क्यों लाया जाता है, राष्ट्रपति शासन उस आपात स्थिति में लाया जाता है जो संविधान में वर्णित है कि एक राज्य को संचालित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। अगर वे सही से लागू नहीं होते हैं, संविधान में बताया गया है कि राज्य को कैसे संचालित करना है, अगर राज्य वहाँ विफल हो जाता है तो राज्य में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, ठीक है। अब इसका वर्णन, राष्ट्रपति शासन का वर्णन 356 आर्टिकल में है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कब लाया जाएगा देश में, जब देश की आर्थिक स्थिति क्या हो, एकदम खराब हो, उस समय देश में क्या लाया जाएगा, वित्तीय आपात लाया जाएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। और कुछ याद हो चाहे नहीं, लेकिन ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन 352 में है। ये देश में 3 बार लागू हो चुका है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन 356 में है। और ये अगर ये संवैधानिक जो विफल हो जाता है, उस समय राष्ट्रपति शासन लाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यों में लागू करते हैं। और ये वित्तीय आपात जो है वो आर्टिकल 360 से संबंधित है। इसमें इसको बताया गया है कि कैसे लागू किया जाएगा। और अब ईश्वर का धन्यवाद समझिए या जो भी, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। तो ये अच्छी बात है कि भारत की कभी आर्थिक स्थिति इतनी विपरीत नहीं हुई। 1991 में ऐसा कंडीशन था कि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, एकदम खराब थी। जैसे लग रहा था कि अब इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा, लेकिन कंडीशन सही होने की वजह से अभी आज तक भारत में क्या लगा है, वित्तीय आपात कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो इसको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति को कोई भी आपात लगाना होगा तो उन्हें संसद के बिना बैठक के, वो राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये बिना राष्ट्रपति के सहमति के लगना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये राष्ट्रपति का हमने आपातकालीन शक्तियाँ भी देख लिया। आई होप हम लोगों ने जितना समझने का प्रयास किया है उतना हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही काफ़ी है। हालांकि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ भी होती है, जिसमें उनको एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और इस प्रकार की वीटो शक्तियाँ भी उनको प्राप्त होती है, जिस पर वो जब चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। पॉकेट वीटो वो होता है कि मान लीजिए कि किसी बिल पर या विधेयक पर वे
स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं और उसको पुनर्विचार के लिए भी अगर वो नहीं लौटाते हैं तो उस बिल को वो अपने पास रख लेते हैं। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ और इस प्रकार हमने उनके जो भी न्यायिक शक्तियाँ है उस पर हमने चर्चा किया है। तो आई होप हम लोगों ने जितना भी राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ों को देखा, उन पर महाभियोग, उनके निर्वाचन, उनके कार्यकाल, उनके जो पद की योग्यता है, जो शर्तें हैं, इन सारे चीज़ों पर हमने चर्चा किया। वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। और एक बार में, 2 बार में हम जब चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे तो हमें ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम राष्ट्रपति के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। आप लोग तीनों वीडियो में ज़रूर उसको एक बार तीनों वीडियो को देखकर कवर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर इतनी सारी बातें अगर हमें राष्ट्रपति के बारे में पता है तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होगा कि एग्ज़ाम में हम उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।